एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। सो दिस इज चेष्टा एंड आज अपना हंट सीरीज का डे 8 चैप्टर चल रहा था हमारा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, और बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का आज ये 4th पार्ट है। मतलब इस चैप्टर का काम आज तमाम होने वाला है, खत्म होने वाला है। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हो, पिछले लेक्चर्स नहीं देखे, एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, एमसीक्यू नहीं लगाया तो आप लगा सकते हो। इसके बाद जो हम चैप्टर करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का, ये अगला चैप्टर करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो आज का अपना पहला टॉपिक है बहुत इजी टॉपिक, जिसको हम बोल रहे हैं ईसीजी। हमने क्या पढ़ना है आज? सबसे पहले हमने पढ़ना है ईसीजी। तो देखो, आपने ना वो सीरियल्स में, मूवीज में बड़ा एक ड्रामेटिक सीन देखा होगा कि कोई पेशेंट है, वो बिल्कुल ऐसे मरने की हालत में, और उसके साथ एक मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है, और फिर वो बहुत ज्यादा वो पेशेंट को देखने वाले जो लोग आते हैं रिएक्ट करते हैं कि यार ये मॉनिटर में लाइन जो है वो स्ट्रेट आ रही है, साउंड आ रही है पी 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 पी, और वो फिर डॉक्टर्स वगैरह को आवाज लगा रहे हैं, और इतने में वो पेशेंट डेड हो जाता है। तो ये सब कुछ चल क्या रहा है? ये सब कुछ जो चल रहा है इसी को हम बोलते हैं ईसीजी। क्या बोलते हैं? ईसीजी। अब ईसीजी मतलब कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के दौरान हार्ट में जो भी एक्टिविटीज चल रही हैं उसको एक ग्राफ पे उतारने को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब सबसे पहले तो एक चीज नैरो लैक पेंट लेके दीवारों पे लिख लो और रट लो। हमारे पास ना यहाँ 2 वर्ड है। एक वर्ड है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और एक वर्ड है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब आप तो बिना मेंटोस खाए अपना दिमाग चलाओगे और आप कहोगे कि ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ रही है ना, इसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कह रहे हैं। गए 4 नंबर। ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ रही है इसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कह रहे हैं, और जो मशीन यूज हो रही है ईसीजी करने में उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कह रहे हैं। मतलब एक्चुअल में तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो आपको लगेगा इस रिजल्ट को, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कह रहे हैं, पर अपोजिट है। मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कह रहे हैं और जो रिजल्ट आ रहा है उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कह रहे हैं। मैम करते कैसे हैं ईसीजी? आपने देखा होगा मूवीज में बड़ी सारी चेस्ट रीजन में लीड्स लगाई होती है, तो नहीं, नॉर्मली ऐसे नहीं करते। नॉर्मल जब ईसीजी करते हैं 2 लीड्स रिस्ट में लगाते हैं, एक इस रिस्ट में, एक इस रिस्ट में, और एक लीड हम लगाते हैं लेफ्ट एंकल में। हाँ, किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है, पूरी डिटेल्ड इवैल्यूएशन चाहिए, तो मल्टीपल लीड्स लगाते हैं चेस्ट रीजन में। अब जब आप ईसीजी देखते हो ना टीवी पे भी, आपको ऐसे पीक्स दिखती हैं, ये नॉर्मल ऐसे 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 पीक चल रही होती है। तो ये पीक्स क्या है? और इनको रिप्रेजेंट करते हैं पी से लेकर टी लेटर तक। सबसे पहले हम देखते हैं एक वेव जिसको हम पी वेव बोल रहे हैं, फिर ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और फिर है टी वेव। तो पी वेव क्या दिखा रही है? पी वेव क्या दिखा रही है? हमने जब कार्डियक साइकिल पढ़ा हमने देखा एक बार आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर आर्टरिया रिलैक्स हो रहे हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। तो पी वेव हमें क्या दिखा रही है? पी वेव हमें दिखाती है आर्टरियल सिस्टम। मतलब बेसिकली ये हमें इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन या डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया दिखा रही है। नॉर्मल भाषा में बताऊं तो ये हमें दिखाती है कि कब हमारे आर्टरिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वहां पर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमें दिखाते हैं वेंट्रिकल्स का सिस्टोल। वेंट्रिकल्स का सिस्टोल यानी जब वेंट्रिकल्स डीपोलराइजेशन हो रहे हैं, वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं? एक्साइट हो रहे हैं, यानी वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर ना आपको 2-3 बातें याद रखनी है जहां पर हर बच्चा गलती करता है। पहली बात तो ये, क्यू पे सिग्नल मिला वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन का, लेकिन क्यू के कुछ देर बाद वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन असल में शुरू होती है। मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टार्ट होती है आफ्टर क्यू के बाद। उसके बाद देखो आपको लगेगा कि एस खत्म होते होते तक वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गई। बात तो देखो ठीक है, एस खत्म होते होते तक वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन खत्म होनी चाहिए, पर एक्चुअल में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल खत्म होता है एस खत्म होते होते तक। पर ये जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन है ये लगभग टी तक चलती है। इसीलिए एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, एंड ऑफ टी वेव इज इक्वल टू एंड ऑफ सिस्टोल। यानी सिग्नल तो एस तक खत्म हो चुका है वेंट्रिकल के सिस्टोल का, पर सिग्नल खत्म होने के कुछ देर बाद तक भी कॉन्ट्रैक्शन चलती रहेगी, और कहां तक चलेगी? एंड ऑफ टी वेव तक। एंड ऑफ टी वेव दैट मीन्स एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टम। तो इसी को हम पढ़ लेते हैं। पी वेव हमने पढ़ लिया, एक्साइटेशन, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन या डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है क्यू के बाद, और क्या मार्क कर रहा है? वेंट्रिकल्स का सिस्टम। टी वेव मतलब रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट,
क्योंकि टी वेव खत्म होते होते तक सिस्टोल खत्म हो जाएगा, यानी ये नॉर्मल वेंट्रिकल अपनी नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज पे, रिलैक्स स्टेज पे, डायस्टोलिक स्टेज पर आ जाएंगे। नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स काउंट करोगे तो पता चलेगा वेंट्रिकल कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यानी हार्ट से, यानी कि वेंट्रिकल से ब्लड कितनी बार बॉडी में पंप हुआ। यानी अगर आप 1 मिनट में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स काउंट कर लो तो आप हार्ट बीट का रेट भी काउंट कर लोगे। क्लियर है? इसी को हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, आप प्रोबेबली फेमिलियर हो टिपिकल हॉस्पिटल सीन्स में, कि पेशेंट है वो हुक्ड है एक मॉनिटरिंग मशीन से, साउंड्स आ रही है और एकदम से वो पेशेंट मर जाता है, कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है। इस मशीन को क्या याद रखोगे? मशीन को ग्राफ कह रहे हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कह रहे हैं। बेशक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसको कहेंगे, नहीं, मशीन को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोल रहे हैं और जो हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, जो रिजल्ट मिल रहा है, उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोल रहे हैं। क्या दिखा रहा है? कार्डियक साइकिल के टाइम पे जो भी हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है उसको दिखा रहा है। तो पेशेंट को 3 लीड से कनेक्ट कर देते हैं, एक लीड दोनों रिस्ट में और एक लेफ्ट एंकल में, जो कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रही है हार्ट की एक्टिविटी को। ठीक है, कंप्लीटली इवेल्युएट कर रही है हार्ट के फंक्शन को। डिटेल्ड इवेल्युएशन के लिए हम चेस्ट रीजन पे मल्टीपल लीड्स को लगा देंगे। पी वेव रिप्रेजेंट कर रही है, ये देखो डायग्राम में भी आप देख सकते हो, पी वेव रिप्रेजेंट कर रही है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन या डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया, यानी आर्ट्रिया क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, यानी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होता है क्यू, शॉर्टली आफ्टर क्यू, और ये मार्क करता है वेंट्रिकुलर का सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन। टी वेव मतलब नॉर्मल पोजीशन पे आ रही है वेंट्रिकल्स, लेकिन एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, यानी सिस्टोल का कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल यहाँ खत्म हो गया पर कॉन्ट्रैक्शन टी तक चल रही है। क्लियर है? अगर आप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को काउंट कर लोगे तो आपको हार्ट बीट रेट क्या मिल जाएगा? हार्ट बीट रेट मिल जाएगा एक इंडिविजुअल का। अब अगर आप, मैं 2-4 और जने जिनका सब कुछ अभी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज चल रही है, वो हॉस्पिटल जाएंगे ना ईसीजी करवाने, तो हमारा सबका ईसीजी सेम आएगा। ठीक है, अगर किसी का हम में से ईसीजी थोड़ा सा डेविएट होता है तो मतलब हमें कोई प्रॉब्लम है, यानी नॉर्मल कंडीशंस में ईसीजी ये सबका सेम आएगा। अगर थोड़ी सी भी कहीं पर दिक्कत होती है, ईसीजी का जो ग्राफ है थोड़ा सा अलग आता है, वो ये दिखाता है कि हार्ट में कोई ना कोई दिक्कत चल रही है। इसीलिए ये जो ईसीजी है इसका ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डबल सर्कुलेशन। देखो, ब्लड जो है वो आर्टरीज और वेन्स में से ट्रेवल कर रहा है, पास कर रहा है, तो थोड़ा सा आर्टरी और वेन के बारे में पढ़ते हैं। आर्टरी और वेन तीनों में ही 3 लेयर्स है। सबसे अंदर वाली लेयर स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई है, जिसको हम ट्यूनिका इंटीमा बोलते हैं। मिडल वाली लेयर स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स की बनी हुई है, जिसको ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं। यहाँ रट्टा लगाओ, वोलो नैरोलैक पेंट लिखो। जो ट्यूनिका मीडिया है ये किसमें थिन होगी? तो ये वेन्स में थिन होगी, और आर्टरी में ये क्या होगी? थिक होगी। ये क्या होगी? वेन्स में थिन होगी। ट्यूनिका एक्सटर्ना आउटर मोस्ट लेयर किससे बनी हुई है? कोलेजन फाइबर से और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। अब देखो ब्लड सर्कुलेशन होती क्या, ध्यान से, इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत ईजी है, मैं बहुत ईजी करके समझाऊंगी आपको, इसको ध्यान से समझो। ये लंग्स है, लंग्स क्या करते हैं? ब्लड में ऑक्सीजन ऐड करते हैं, यानी लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है? बॉडी की लेफ्ट साइड में, और पहले कहाँ जा रहा है? लेफ्ट एट्रियम में। अब आपसे पूछेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में किस साइड जा रहा है? तो वो लेफ्ट साइड जा रहा है। लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में किस चैम्बर में जा रहा है? लेफ्ट एट्रियम में जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, कौन लेकर जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में? तो पल्मोनरी वेन लेकर जा रही है। क्लियर है? अब एट्रियम से ये ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जा रहा है? बॉडी में जा रहा है। पॉइंट नंबर 1। कौन लेकर जा रहा है बॉडी में? पॉइंट नंबर 2, अयोर्टा लेकर जा रही है। यहां तक सब क्लियर? सब क्लियर है? यहां तक बिल्कुल सारा क्लियर है। अगला देखो, यहां देखो आप, अब देखो बॉडी ने क्या किया? इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से सारी ऑक्सीजन खींच ली और कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, यानी ब्लड जो बॉडी पार्ट्स में से ब्लड निकलेगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में जाएगा। पॉइंट नंबर 1, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी कैविटी में से कहां जा रहा है? तो ये जा रहा है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में, ये बॉडी कैविटी में से राइट एट्रियम में किसके थ्रू जा रहा है? ये जा रहा है वेना कावा के थ्रू। ये पॉइंट नंबर 2। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जा रहा है? लंग्स में। पता चल गया? अब ध्यान से एक चीज समझो, पल्मोनरी वर्ड हम यूज करते हैं लंग्स के लिए, तो इसको जब आप ध्यान से देखोगे, अलग कलर पेन से हम इसको करेंगे, इधर देखो, इसको बहुत ध्यान से देखो। लंग्स से एक बार ब्लड गया लेफ्ट एट्रियम में, पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया लेफ्ट एट्रियम में।
अब देखो, मतलब ये कह सकती हूँ एक बार ब्लड लंग्स से हार्ट में गया और यहां से हार्ट से कहाँ जा रहा है, लंग्स में। ये कहाँ गया, हार्ट से लंग्स में। यानी हार्ट से लंग्स, ये हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट। ध्यान से देखो ये चीज, इधर देखो इसको, हार्ट से लंग्स, सॉरी हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट। लंग्स एसोसिएटेड है तो पल्मोनरी। ऐसी सर्कुलेशन को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। दूसरा देखो आप ध्यान से, इधर देखो, हार्ट से गया बॉडी पार्ट्स में और बॉडी पार्ट से गया हार्ट में। हार्ट से बॉडी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट से हार्ट में। दोबारा देखो, हार्ट से बॉडी पार्ट में, बॉडी पार्ट से हार्ट में। इसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन का काम क्या है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह O2 वगैरह प्रोवाइड करना टिश्यू को, CO2 और हार्मफुल गैसेस को, हार्मफुल सब्सटेंसेस को लेना, किसके लिए, एलिमिनेशन करवाने के लिए। इसी को डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। एक सर्कुलेशन पल्मोनरी सर्कुलेशन, हार्ट से लंग, लंग से हार्ट, और दूसरी सिस्टेमिक सर्कुलेशन, हार्ट से बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट से हार्ट। फिर एक स्पेशल टाइप का पोर्टल सिस्टम होता है जिसको हम हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। अब हिपैटिक का मतलब ही क्या होता है, लीवर होता है। तो यहाँ नॉर्मली तो क्या हो रहा है, बॉडी पार्ट से हार्ट के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया, लेकिन इंटेस्टाइन का, डाइजेस्टिव सिस्टम का ब्लड पहले हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के थ्रू लीवर में जाता है। क्यों, क्योंकि ये डाइजेस्टेड फूड है। यहाँ से क्या होगा, जो ब्लड में ग्लूकोज मिलेगा ब्लड को डाइजेस्टिव फूड से, लीवर इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर करके रख लेगा। साथ ही साथ और इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स वगैरह को ब्लड में से रिमूव कर देगा, टॉक्सिन्स को रिमूव कर देगा, है ना। तो इसको हम हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। फिर लीवर से ये ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट में। क्लियर है। एक चीज और याद रखना, आर्टरीज जो है इनमें जो वेन्स होती है, इनमें जो ल्यूमन है, अंदर की कैविटी है, वो क्या है, छोटी है। और जो वेन्स है इनकी जो कैविटी है, ये ल्यूमन जो, ये क्या है, लार्ज है, वाइडर है। इसी को सारा हम पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है ब्लड जो है स्ट्रिक्टली फ्लो करता है एक फिक्स रूट से, ब्लड वेसल से, ठीक है। इन ब्लड वेसल्स को हम आर्टरीज और वेन्स बोलते हैं। आर्टरीज और वेन्स में 3 लेयर होती हैं। जो इनर मोस्ट स्क्वैमस एपिथेलियम की लेयर है उसको ट्यूनिका इंटीमा बोलेंगे। मिडल लेयर स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर की, इसको ट्यूनिका मीडिया बोलेंगे। और एक्सटर्नल लेयर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर्स के, इसको ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलेंगे। ट्यूनिका मीडिया मिडल वाली लेयर थिन होती है वेन्स में एज कंपेयर टू आर्टरी। किसमें थिन होती है, वेन्स में एज कंपेयर टू आर्टरी। फिर आपने क्या करना है, वो कह रहा है कि ब्लड पम्प्ड बाय राइट वेंट्रिकल एंटर इनटू पल्मोनरी आर्टरी। ये देखो, ब्लड राइट वेंट्रिकल से पंप हुआ, एंटर हुआ पल्मोनरी आर्टरी में, और ये कहाँ चला गया, लंग्स में चला गया। वेयर एज लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ब्लड, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये कहाँ कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप कर रहा है ब्लड को, कहाँ पर पंप कर रहा है, अयोटा के थ्रू बॉडी में। अब बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है। बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, लंग्स के पास जाएगा। लंग्स इस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बना देंगे और ये पल्मोनरी वेन से होते होते लेफ्ट आर्टरियम की तरफ आएगा। ये सब कुछ मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। ये जो पाथवे है इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोल रहे हैं। फिर देखो वो कह रहा है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये अयोटा में आया, यहाँ से देखो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा में आया और ये बॉडी पार्ट्स में गया। तो हम यही बोल रहे हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंटर किया अयोटा में, आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज से, टिश्यू में गया। टिश्यू ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में दे दिया, वेन्यूल्स को, वेना कावा को, और ये वेन्यूल से वेना कावा से होते होते राइट एट्रियम में गया। यानी हार्ट से टिश्यू में, बॉडी पार्ट में, और बॉडी पार्ट से हार्ट में। इसको हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं, ऊपर डिटेल में पढ़ा। सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिएंट, O2 और इसेंशियल सब्सटेंसेस टिश्यूज को, और साथ साथ में हार्मफुल सब्सटेंसेस को ले रहा है एलिमिनेशन के लिए। एक यूनिक तरह का पोर्टल सिस्टम है जो डाइजेस्टिव ट्रैक और लीवर को कनेक्ट कर रहा है, जिसको हम हिपैटिक पोर्टल सिस्टम भी बोलते हैं। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या कर रहा है, हिपैटिक पोर्टल वेन यहाँ से ब्लड कैरी कर रही है, ब्लड ले रही है इंटेस्टाइन से और लीवर के पास पहुंचा रही है, ठीक है। क्लियर है ये सारी चीजें। ये पूरा डायग्राम, इसको मैं आपको ऊपर खुद से एक अलग डायग्राम में बनाकर भी बता चुकी हूँ। लाइट चली गई है, थोड़ी सी लाइट कम है यहाँ पर, तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करना। वैसे भी हमारा ये लेक्चर खत्म होने वाला है। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, आज का हमारा लास्ट टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। देखो वैसे तो जो हमने पढ़ा था ना, एसए नोड और नोडल टिश्यूज प्रेजेंट है, उसकी वजह से जो हमारा हार्ट है वो ऑटो एक्साइटेबल है, यानी कि मायोजेनिक है। इसको नर्वस सिस्टम की ज्यादा जरूरत नहीं है। फिर भी कुछ सर्कमस्टांसेस में थोड़ा बहुत जो है नर्वस सिस्टम इस चीज को, हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो ब्रेन में एक न्यूरल सेंटर प्रेजेंट है, इस न्यूरल सेंटर को मेडुला ओब्लोंगाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं मेडुला ओब्लोंगाटा। मेडुला ओब्लोंगाटा मॉडरेट करता है कार्डियक एक्टिविटीज को, किसके थ्रू,
तो ये कार्डियक एक्टिविटीज को मॉडरेट करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि एएनएस के थ्रू। अब ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना, इसके दो पार्ट है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम क्या करता है, ये बेसिकली बढ़ाने का काम करता है। कैसे? हार्ट बीट को इंक्रीज करेगा। हार्ट बीट कैसे इंक्रीज होगी, ये ना वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करवा देगा। अब वेंट्रिकल्स जल्दी जल्दी ब्लड को पंप करेंगे, जल्दी जल्दी ब्लड को पंप करेंगे तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा और ओवरऑल हार्ट बीट भी इंक्रीज होगी। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, ठीक है। कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा, जिससे डिक्रीज होगा। दूसरा होता है कुछ हार्मोनल एक्टिविटी। हार्मोनल एक्टिविटी होती है एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन्स के थ्रू, मतलब ये जो फ्लाइट और फाइट वाले इमरजेंसी हार्मोन्स होते हैं ना, एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, ये क्या करते हैं, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करते हैं। क्लियर है? इसी को एनसीईआरटी में पढ़ते हैं हम। वो कह रहे हैं जो नॉर्मल एक्टिविटीज है हार्ट की, वो रेगुलेट होती है इंट्रिंसिकली, यानी हार्ट क्या है, ऑटो रेगुलेटेड है, क्योंकि वहां स्पेशल टिश्यू, नोडल टिश्यू प्रेजेंट है, इसीलिए हार्ट को हम मायोजेनिक भी बोलते हैं। लेकिन एक स्पेशल न्यूरल सेंटर मेडुला ओब्लोंगाटा मॉडरेट कर सकता है कार्डियक एक्टिविटी को ऑटो नर्वस सिस्टम के थ्रू, ठीक है। कैसे? जो न्यूरल सिस्टम है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक नर्व्स क्या करेंगी, इंक्रीज करती हैं हार्ट बीट को। कैसे? इंक्रीज कर देंगी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को। मैंने बताया आपको, वेंट्रिकुलर्स जल्दी जल्दी ब्लड क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और ज्यादा ब्लड क्या होगा, पंप होगा, इसलिए कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगी। ऑन द अदर हैंड जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम है, वो भी एएनएस का ही पार्ट है, वो डिक्रीज करता है हार्ट बीट को, डिक्रीज करता है वो स्पीड ऑफ एक्शन पोटेंशियल को, मतलब ओवरऑल कार्डियक आउटपुट को। इसके अलावा एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन्स का भी रोल है, ये क्या करते हैं, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करते हैं। लास्ट हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें सबसे पहला हमने डिसऑर्डर पढ़ना है हाइपरटेंशन। अब अगर तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे भी हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया है, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो जॉक्स अपार्ट, देखो हाइपरटेंशन हम किसको बोलते हैं, तो हाई ब्लड प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। नॉर्मल जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80, जिसमें से 120 क्या है, सिस्टोलिक पंपिंग प्रेशर है, और 80 क्या है, डायस्टोलिक पंप प्रेशर। डायस्टोलिक यानी कि रेस्टिंग पोटेंशियल, रेस्टिंग वाला जो प्रेशर हो गया, ठीक है। अब हाई बीपी किसको बोलते हैं, हाई बीपी हम तब बोलते हैं जब ये सिस्टोलिक 140 हो जाए और जो डायस्टोलिक है वो 90 हो जाए, मतलब 90 को टच करना जरूरी है। और हाई बीपी से हमारे हार्ट, किडनी, ब्रेन, इन सारी चीजों को अफेक्ट हो सकता है, इसी को बस हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो कितना होगा, 140 में 90, मतलब अगर मैं ऐसे कह दूं कि जो 80 आ गया, मान लो मैं कह दूं डायस्टोलिक 80 आ गया, और ये जो सिस्टोलिक है ये कितना आ गया, ये 120 से थोड़ा सा नीचे आ गया, तो क्या वो हाई बीपी होगा, नहीं, वो हाई बीपी नहीं होगा, मतलब कितना 90 को वो टच होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है कैड। कैड मतलब कोरोनरी आर्टरी डिसीज, इसी को हम आर्थरियोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है ना, जो कोरोनरी आर्टरी है जो हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है ब्लड वगैरह को, उस आर्टरी में क्या होता है, कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन हो जाती है। अब ये आर्टरी है, इसकी इनर वॉल में यहाँ कैल्शियम और कुछ और सब्सटेंसेस की डिपोजिशन हो जाए, तो जो ल्यूमन पहले जितनी थी यहाँ पर अगर डिपोजिशन हो जाए तो वो ल्यूमन और पतली हो जाएगी, नैरोवर हो जाएगी। तो ल्यूमन नैरोवर हो जाएगी तो फिर ब्लड भी जो उसमें से जाएगा उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इसी को हम कोरोनरी आर्टरी डिसीज या फिर आर्थरियोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। तीसरा आता है हमारे पास एंजीना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, इसको हम बोलते हैं एक्यूट चेस्ट पेन। एक्यूट चेस्ट पेन जब हार्ट की मसल्स तक इनफ O2 ना पहुंचे, यानी ब्लड फ्लो जो है वो अफेक्ट हो, इसी को हम एंजाइना पेक्टोरिस बोलेंगे, जिसकी वजह से हार्ट में एक तीखा सा पेन होता है, एक्यूट चेस्ट पेन होता है। हार्ट फेलियर, अब हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना। अगर हार्ट ब्लड को ही पंप ढंग से नहीं करे तो हम क्या बोल रहे हैं, हार्ट फेलियर हो गया। फिर आता है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट मतलब कार्डियक एक्टिविटी, कार्डियक साइकिल हम किसको बोलते हैं, एक हार्ट बीट को। मतलब कार्डियक अरेस्ट क्या हो रहा है, जब हार्ट बीट करना ही स्टॉप कर जाए। हार्ट अटैक किसको बोलते हैं, हार्ट की मसल्स डैमेज हो चुकी है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई ठीक नहीं चल रहा है, इसी को हार्ट अटैक बोलते हैं। तो हम इसको यहाँ पर पढ़ लेते हैं। हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन क्या है, हाइपरटेंशन मतलब जब नॉर्मल 120/180 से ज्यादा हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन। मेजरमेंट मतलब ये जो 120 mmHg है ये तो सिस्टोलिक पंपिंग प्रेशर है, और जो 80 mmHg है ये क्या है, डायस्टोलिक या फिर रेस्टिंग प्रेशर है, ठीक है। अगर 140/90 आ रहा है मतलब 120/80 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है, या उससे भी ज्यादा हो रहा है तो हम कहते हैं कि हाइपरटेंशन या हाई बीपी है। और हाइपरटेंशन की वजह से और हार्ट डिसीजेस भी हो सकते हैं, जिससे ब्रेन और किडनी भी अफेक्ट हो सकती है। दूसरा हम पढ़ रहे हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज यानी कि कैट, जिसको हम
एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिन वेसल से ब्लड वगैरह सप्लाई हो रहा है उन वेसल्स के अंदर कैल्शियम, फैट और कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो ल्यूमन है, कैविटी है, वो नैरोवर हो जाती है और ब्लड सप्लाई फिर ठीक से नहीं हो पाती है। फिर एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, एक्यूट चेस्ट पेन, जब ढंग से ऑक्सीजन हार्ट मसल्स तक नहीं पहुंच रही है तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि चेस्ट रीजन में बहुत ज्यादा पेन होता है। ये ज्यादातर वैसे तो सारी एज में ही देखा जाता है, पर जो मिडल एज के एल्डरली और मिडल एज के जो पीपल होते हैं उनमें ज्यादा कॉमन देखा जाता है। ठीक है, ब्लड फ्लो को ये अफेक्ट करता है। फिर हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर मतलब एक ऐसी स्टेट जब हार्ट जो है ढंग से ब्लड को पंप नहीं कर पा रही है, बॉडी की सारी नीड्स पूरी नहीं हो पा रही। इसी को हम हार्ट फेलियर को एक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट डिसऑर्डर भी बोलते हैं, क्योंकि बिकॉज कंजेशन ऑफ लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज। क्योंकि क्या है, यहाँ पर जो मेन सिम्टम है वो क्या है, कंजेशन ऑफ लंग्स। हार्ट फेलियर इज नॉट सेम एज कार्डियक अरेस्ट। हार्ट फेलियर कार्डियक अरेस्ट जैसा नहीं होता, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट में तो क्या होता है, हार्ट बीट करना स्टॉप हो जाता है, और हार्ट अटैक में क्या है, हार्ट मसल्स डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है वो इनएडिक्वेट हो जाती है। इसी के साथ ये अपना चैप्टर खत्म होता है। फटाफट से कुछ एमसीक्यू करेंगे। लाइट चली गई है, एसी भी बंद है, तो थोड़ा सा इसको स्पीड पे करते हैं हम, और आज ये चैप्टर खत्म करते हैं। कल मिलते हैं नए चैप्टर नए लेक्चर के साथ। आज का अपना पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, आप स्क्रीन को पॉज करोगे, आंसर दोगे और फिर अपना आंसर मेरे आंसर से टैली करोगे और लास्ट में अपने स्कोर्स भी बताने। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द मशीन टेकिंग द रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट इज नोन एज। अब मैंने आपको बताया था जो मशीन होगी, आपको ऐसे उल्टा लगेगा कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ रही है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलेंगे और जो मशीन है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलेंगे। नहीं, जो मशीन है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलेंगे और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ रही है उसको ग्राम बोलेंगे। तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया, आंसर नंबर 2। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द रिजल्ट ऑफ ईसीजी। रिजल्ट ऑफ ईसीजी मतलब जो ग्राफ आ रहा है, अब आपको लगेगा आंसर 2 होना चाहिए, नहीं, वो आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो रिजल्ट आ रहा है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिस मशीन को यूज कर रिजल्ट निकाल रहे हैं वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड ईसीजी इज ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग द पेशेंट टू मशीन विद हाउ मेनी लीड्स। स्टैंडर्ड ईसीजी में तो 3 लीड्स लगाते हैं, 2 रिस्ट पे और 1 लेफ्ट एंकल पे, तो आंसर 2 इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट इन ईसीजी। तो आपको पता है जो पी वेव था वो आर्ट्रियल सिस्टोल यानी आर्ट्रिया की कॉन्ट्रेक्शन को बता रहा था, लेकिन जो क्यूआरएस है वो क्या बता रहा है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सो आंसर 3 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये हो गया अपना आज का फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, ह्यूमन हार्ट के पास ऐसे नोड है जो इसको क्या बना रहा है, मायोजेनिक बना रहा है, न्यूरोजेनिक बना रहा है, डायजेनिक बना रहा है या राइनोजेनिक बना रहा है। तो आंसर इसका क्या होगा, मायोजेनिक। इसी की वजह से, ऐसे नोड की वजह से हार्ट ऑटो एक्साइटेबल है, इसीलिए हार्ट को हम मायोजेनिक भी बोलते हैं। आज का हमारा 6th क्वेश्चन है, न्यूरो सेंटर ऑफ फॉर द हार्ट एक्टिविटी इज लोकेटेड इन पोन्स में, मिड ब्रेन में, मेडुला ऑब्लोंगाटा में या सेरिब्रम में। तो ये कहाँ लोकेटेड है, मेडुला ऑब्लोंगाटा में। कोरोनरी आर्टरी डिसीज को, CAD को हम क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। तो आंसर ए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 क्वेश्चन हो गए। 8th क्वेश्चन, बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अगर आप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को काउंट करते जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या आपको रेट ऑफ ब्रीथिंग मिलेगा, नहीं, कार्डियक आउटपुट मिलेगा, नहीं, हार्ट बीट रेट मिलेगा, करेक्ट। ठीक है, जितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होंगे मतलब वेंट्रिकल उतने बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उतनी बार वेंट्रिकल से ब्लड गया, तो हमें हार्ट बीट रेट मिलेगा। आज से हमारा 9th क्वेश्चन है, द डेविएशन फ्रॉम करेक्टरिस्टिक ईसीजी इंडिकेट अ पॉसिबल एबनॉर्मेलिटी, दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूटिलाइज्ड इन द फील्ड ऑफ क्लिनिकल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और पेडिग्री एनालिसिस। बिल्कुल एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सारे, और एनसीईआरटी की लाइन में ही मेंशन है ये, क्लिनिकल बायोलॉजी में इसका सिग्निफिकेंस है। आज का 10th क्वेश्चन, 3 लीड्स कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ECG हैज अरेंजमेंट, एक रिस्ट में लगाते हैं और एक लेफ्ट एंकल में, 1 to each wrist and 1 on right ankle, राइट एंकल तो नहीं है, 1 on each ankle and 1 to right wrist नहीं है, 1 on each wrist and 1 on left ankle। तो आंसर 3 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच रोंग। ये क्वेश्चन आप खुद बताओगे क्योंकि ऊपर मैंने आपको बताया। देखो, एंजाइना पेक्टोरिस में लिखा हुआ है एक्यूट चेस्ट पेन, अब ये सही है या गलत आप बताओगे। हार्ट फेलियर मतलब नॉट इनफ ब्लड सप्लाई टू बॉडी। हार्ट अटैक नॉट इनफ ब्लड सप्लाई टू कार्डियक मसल। कार्डियक अरेस्ट नैरोइंग ऑफ ल्यूमन। अब आंसर आप खुद बताओगे। आपको पता है हर लेक्चर में मैं एक क्वेश्चन ऐसा जरूर छोड़ती हूँ जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। आज का 12th क्वेश्चन है,
एथेरियोस्क्लेरोसिस अफेक्ट द वेसल विच सप्लाई ब्लड टू किडनी, नहीं अब आपको पता है इसको कैट बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। और कोरोनरी आर्टरी क्या है, जो ब्रेन तक ब्लड को सप्लाई कर रही है। द वेसल सप्लाई ब्लड टू ब्रेन, द वेसल विच सप्लाई ब्लड टू हार्ट मसल, द वेसल विच सप्लाई ब्लड टू लंग्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर बी। कंजेस्टिव हार्ट डिसीज इज अनदर नेम ऑफ, कंजेस्टिव हार्ट डिसीज हम किसको बोलते हैं, ऊपर मैंने स्पेशली इसको मेंशन किया था, हार्ट फेलियर को बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट को बोलते हैं, हार्ट अटैक को बोलते हैं, या एंजाइना पेक्टोरिस को बोलते हैं। अब इसका आंसर भी आप खुद बताओगे। आज के ऐसे 2 क्वेश्चन है, क्योंकि आज क्वेश्चन भी हम ज्यादा लेकर आए हैं, जिनका आंसर आप खुद बताओगे। तो वो कौन से 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 11 और एक क्वेश्चन नंबर 13। मुझे सबसे इसका आंसर चाहिए, क्योंकि लेक्चर में ही मैं आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14 है। वो क्वेश्चन नंबर 14 में, एक सेकेंड, ये पेन को क्या हो गया, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है What does systemic circulation provide to tissue? Systemic circulation जो हार्ट से बॉडी पार्ट और बॉडी पार्ट से हार्ट में हो रही है, ये क्या प्रोवाइड कर रही है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रही है, ऑक्सीजन, बिल्कुल, अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस, तो ऑल ऑफ दीज इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। द ल्यूमन ऑफ आर्टरी इज, आर्टरी की ल्यूमन थिक होगी या थिन होगी वेन से, तो ये क्या होती है, नैरोअर होती है, क्लियर है। वेन की क्या होती है, वाइडर होती है। हिपैटिक, ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, 15। 16 क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहां पर प्रेजेंट है, तो हमने पढ़ा था कि इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम, और हिपैटिक तो वर्ड ही लीवर के लिए यूज करते हैं, तो लीवर, डाइजेस्टिव ट्रैक और हाइपोथैलेमस, नहीं, डाइजेस्टिव ट्रैक और लीवर, यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो 16 में से अपना स्कोर बताना है। और सॉरी 2-3 दिन से लेक्चर्स थोड़े से इरेगुलर थे, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि सब कुछ एडिटिंग वगैरह मुझे खुद करनी होती है, और कुछ दिनों से तो पता नहीं यूट्यूब में ही मेरे स्पेसिफिक यूट्यूब पे ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि मैं 1-1, 2-2 घंटा भी लेक्चर लगा कर रखती हूँ, अपलोड नहीं होता है। तो मैं देख रही हूँ उसको कैसे सॉल्व करना है। धीरे धीरे ये लेक्चर्स रेगुलर हो जाएंगे। मुझे मेरा प्रॉमिस याद है, मुझे जुलाई एंड होते तक ये 11th का सिलेबस पूरा खत्म करवाना, और मैं इसको करवा कर रहूंगी, आप टेंशन नहीं लेना। टेलीग्राम का लिंक डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। डेली उसमें हम एमसीक्यू डालते हैं, पहले रात को डालते थे, पर अब हम सुबह ही डाल देते हैं। उसको सब्सक्राइब करना है। साथ साथ आपको मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में पता है, तो अगर आपको रूटीन के हिसाब से अपना पूरा वो चाहिए कि डेली आपको दिन के कितने टारगेट पूरे करने हैं, किस टाइम पे करने हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए या तो मेरी मेल आईडी मैंने मेंशन है, उस पर मुझे मेल कर देना, या इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज मुझे आप कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लेक्चर को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, साथ साथ में टेलीग्राम को ज्वाइन कर देना। बहुत सारा प्यार, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं कल अगले लेक्चर के साथ।